आप सबको गुलजार साहब और हमारे तरफ से तहे दिल से आदाब। जी दो तीन नहीं फरमाइए, नहीं, बताइए, फरमाइए बताइए। फरमाइए, मैं तो ऐਵੇਂ ही मुखल हो जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और इतना खूबसूरत स्वागत तो कम ही मिलता है ज़िंदगी में। और ऐसा एक जेवर पहना गए हैं ये मुझे कि कोई मेरे रुखसारों को छू रहा है सुबह सुबह। बहुत खुश हुई आप सबसे मिलकर, और पवन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो गुफ्तगू की बिस्मिल्लाह करें, और क्योंकि सिरा पकड़ना शुरुआत बड़ा मुश्किल काम होता है, और मुश्किल काम में सारे पवन जी को दे दिया करता हूँ। ये काम असल में मुश्किल नहीं है। आप लोग को बताना चाहता हूं कि कुछ अरसा पहले हम और गुलजार साहब दूरदर्शन के लिए एक रिकॉर्डिंग के लिए गए, वो भी गुफ्तगू थी। जी हाँ, तो उन्होंने कहा जितनी देर तक आपको बात करना है कीजिए, और 1 घंटे के बाद हम आपको क्यू देंगे कि आप थोड़ा ख़त्म कीजिए। और हम लोग से बार बार वो पूछें कि शुरुआत कैसे करेंगे, और हम लोग कहें हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग बैठ गए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, हम बात करते रहे, जो क्रू था वो भाग गया क्योंकि बीच में एक अर्थक्वेक आ गया, क्रू चला गया, हमें मालूम नहीं पड़ा और हम बात करते रहे। हाँ, ये वो बातें हैं जो जलजला ले आती हैं। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, क्या है जो कुछ क्या? नहीं, मैं किसी ने पकड़ रखा। जी चलिए। on a more serious note, I think Gulzar Saab today represents by far one of the most original poetic voices in India. He has, apart from his personality in films, where he has scripted over 50 films, directed 17 films, won the Filmfare Award 10 times, has been awarded the Padma Bhushan. That aspect of his life is known, but few people or not enough are aware of the fact that his literary oeuvre is exceptionally large. Whether it's poetry, short story, plays, and the poems he has written outside films are truly a remarkable testimony of original thought. That is what is important about Gulzar Saab. And in the course of an association now over several decades, I have translated 3 volumes of his poetry into English, Selected Poems, Neglected Poems, and Green Poems, and we have another volume coming up now. But today we would like to focus in particular on our latest book called Green Poems. आप लोग जानते हैं कि among all your favorite poems of Gulzar Saab, he has been an exceptionally sensitive man to the world of nature. जो हमारे इर्द गिर्द सब चीजें हैं, पेड़ पौधे, बादल, नदी, पहाड़, इनको क्या हो रहा है आज, और उनके बारे में वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे कि वो जीवित चीज है। और उसको लिखने में कई बार ऐसे लिखते हैं कि हमको नेचर देख रहा है, नेचर अपना मूल्यांकन हमारा कर रहा है, बल्कि ये नहीं कि हम उसको देख रहे हैं। एंड इन दिस प्रोसेस ही बिकम्स बोथ अ पार्टिसिपेंट एंड एन ऑब्जर्वर, एंड ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल कंसर्न. I have said before that this book should become compulsory reading for our children in school, because it brings you close to nature in a manner where you show genuine care and concern. So we are going to begin, and we don't know how the conversation will go. Nobody knows with Gulzar Saab what's the next step. But we are going to begin by reading. I'm going to ask Gulzar Saab to read a few poems from Green Poems. और जब आप इनको सुनेंगे तो एक बार इस वेन्यू से बाहर जब आप निकलेंगे
तो उस पेड़ को, और अगर दूर आपको पहाड़ दिखेगा आप उसको दूसरी नजरों से देखेंगे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं गुलजार साहब इरशाद। कि एक पेज 24 पे जी मोड़ पे जी हाँ। देखा है। वह तजुर्बे आपके हैं, कोशिश मैं कर रहा हूँ बयान करने की, क्योंकि आप सब ने एज यू हैव ग्रोन, आपके आस पास कुछ पेड़ पौधे, गली का पौधा, गली का एक पेड़ है जो गली का जामुन का पेड़ है, और वो अहाते का आंगन का पीपल का पेड़ है, और उस तरफ एक आम का पेड़ है। क्यों छोटे थे, जब आप बड़े हुए हैं तो आपके साथ साथ वो भी बड़े हुए हैं। तो आई फील जैसे आपके बहन भाई बड़े हुए हैं, जैसे कजन ब्रदर्स, तो आई फाइंड दैट रिलेशनशिप विद दोज ट्रीज के योर कजन्स एंड योर ब्रदर्स आर ग्रोइंग अप। तो इफ यू कैन रिलेट विद दिस, अब मेरे मोहल्ले का पेड़ एक आम का पेड़ था, और मैं अक्सर पूछ लेता हूँ लोगों से, कहता हूँ, जिक्र करता हूँ कि मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक पेड़ कभी? वाह। मोड़ पे देखा है वो बूढ़ा सा एक पेड़ कभी? मेरा वाकिफ है, बहुत सालों से मैं उसे जानता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक आम उड़ाने के लिए परली दीवार से कंधों पे चढ़ा था उसके, जाने दुखती हुई किस शाख पे या पांव लगा था, दौड़ से फेंक दिया था मुझे नीचे उसने। मैंने खुन्नस में बहुत फेंके थे पत्थर उस पर। अब ये हरकतें हम सब ने की हैं अपने ज़िंदगी में बड़े होते हुए। और मेरी शादी पे मुझे याद है, शाखें देकर मेरी वेदी का हवन गर्म किया था उसने। और जब हामला थी बीबा, हर रोज दोपहर में हर दिन मेरी बीवी की तरफ कैरियां फेंकती थी उसने, वो जो कच्चे आम खिलाया करती थी उसको। वक्त के साथ सभी फूल सभी पत्ते गए, तब भी जल जाता था जब मुन्ने से कहती थी बीबा, हाँ उसी पेड़ से आया है तू, पेड़ का फल है। और मैं जल जाता था, ये क्या बात है। और अब भी जल जाता हूं जो मोड़ गुजरते में कभी खास कर कहता है, क्यों सर के सभी बाल गए? सुबह से काट रहे हैं वो कमेटी वाले। वाह। क्योंकि वो वायर्स आगे जाएंगे, डेवलपमेंट हो रही है शहर की। सुबह से काट रहे हैं वो कमेटी वाले, और मोड़ तक जाने की हिम्मत नहीं होती मुझको। मोड़ तो देखा है। वाह, बहुत अच्छा। इट्स अ रिलेशनशिप, वो जो एक, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को देखें तो यू आर रिलेटेड टू देम। और अगर इफ यू गिव अ ह्यूमन पर्सोना टू देम, देन you can feel कि हाँ they are a part of your family, or perhaps we are a part of their family. जी। हमने अपने शहर में ही देखा है कि धीरे धीरे कितनी तब्दीलियां होती हैं। जो खुला मैदान था उस पर बिल्डिंग बन जाती है, जो बागीचा था उसमें मॉल बन जाता है, और धीरे धीरे जो जगह है, स्पेस है, इट कीप्स नैरोइंग डाउन। और इसी पे कोरिलेटिंग इट विथ नेचर, गुलजार साहब की एक कविता है, मुझे बहुत पसंद आई, कि शहरों में किस तरह से हमारा वातावरण संकीर्ण होता जा रहा है। हाउ द स्पेस दैट वी ऑक्यूपाई नाउ थर्स्ट्स टू वंस अगेन फील अ सेंस ऑफ एक्सपेंस। वो मैं गुजारिश करूंगा, प्लेसिंग स्टोन अपॉन स्टोन। ये तो बहुत आम है विद द डेवलपिंग ऑफ नई डेवलपमेंट जो शहरों में हो रही है। और आपके आस पड़ोस में कहीं कोई जगह जहाँ जहाँ स्पेस थी वो ख़त्म होती जा रही है। वो बच्चों के खेलने के मैदान में उनमें भी बिल्डिंगें आ गई हैं, और उनमें भी फुटपाथ पतले किए जा रहे हैं दिन ब दिन। और
कि चारों तरफ देखें तो उस वो जंगल जो सीमेंट का खड़ा हो रहा है, तो कुछ एक एहसास है वैसा। और मैं ऐसे ही बड़े शहर में रहते हुए ये सब महसूस होता है कि पत्थर पे पत्थर रख रख के एक मकान ऊपर उठने की कोशिश में है। वाह इरशाद। अब वो इतना, वो भी जंगल है, उसके अंदर से एक इतनी बिल्डिंग है, उसके बीच में से एक मकान कोशिश में कर रहा है। पत्थर पे पत्थर रख रख के एक मकान ऊपर उठने की कोशिश में है, साथ की छत पे कोहनी रख के आसमां का कोई कोना देख सके। तो उस बिल्डिंग को कोई आसमान कहीं से नजर नहीं आ रहा, फिर से पढ़े इसको। और उसकी कोशिश है ये, एक मकान ऊपर उठने की कोशिश में है, साथ की छत पे कोहनी रख के आसमान का कोई कोना देख सके, और एक बिल्डिंग सामने डट के खड़ी हुई है, उसकी पीठ से पीठ लगा के एक इमारत उठने की कोशिश में घुटनों पर बैठी है, स्टील के गर्डर्स पहन रही है। बाएं तरफ की बिल्डिंग का कद उसके कद से ऊंचा नहीं, पर उससे परली छत पर कुछ मीनार खड़े हैं, चिमनियों जैसे लगते हैं, कोई होर्डिंग दमक चमक करती रहती है। नीचे देखो तो कारें ही कारें हैं, लोग एक दूसरे के पैरों पर पांव रख के चलते हैं, कूद फांद के निकलते हैं। दो बालिश का खाली वक्फा ही मिल जाए पास कहीं, पूरी पलकें खोल के वो मकान देख सके, इतनी सी तो जगह मिले, आसमान का कोई कोना देख सके, एक मकान ऊपर उठने की बड़ी कोशिश में है। क्या बात है, वाह वाह। लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जी। अब नजरिया बदले तो ऊपर से नीचे कौन देख रहा है, वो बादल है जी तो वो बादल जादूगर है। जी 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 पेज 11 पे कौन सी है? चलो इन बादलों की सारी परतें छील के देखें। कौन से? हाँ पेज 11। हाँ, बादलों देखते हैं ना आप बादलों, यू रिलेट टू देम, और कैसे कैसे किस किस चाल से आते हैं, किस किस तरह से आते हैं। छत पे खड़े होकर देखिए उन्हें। चलो इन बादलों की सारी परतें छील के देखें। वाह। जरूर इनके लिबादों में कहीं पोशीदा जेबें भी लगी होंगी, उनके अंदर बहुत कुछ है, तो कहीं उनकी जेबें तो होंगी ना। चलो इन बादलों की सारी परतें छील के देखें, जरूर इनके लिबादों में कहीं पोशीदा जेबें भी लगी होंगी, टटोलें इनकी जेबें और देखें कहाँ पानी की बूंदें हैं, कहाँ आले छुपाए हैं, कहाँ रखते हैं डमरू, जब बजाते हैं तो बच्चे चौंक जाते हैं। किसी एक बेल्ट में बिजली का हंटर भी छुपा होगा, किसी एक बेल्ट में बिजली का हंटर भी छुपा होगा, हवाओं के गुब्बारे भी भरे होंगे। तुम्हें लगता नहीं बादल बड़े शातिर मदारी हैं? गुलजार साहब, दीना गांव, खुले खेत, कम लोग जी, और वहां से कुछ दिन दिल्ली में रहते हुए मुंबई, जी और वहां कई इमारतें कोशिश कर रही हैं, जी हाँ। और आप वो कोना ढूंढ रहे हैं। हाउ डिड यू मैनेज द ट्रांजिशन एंड डज द पास्ट स्टिल लिव विथ यू? वक्त जैसे जैसे बदलता है और आगे चलता है, तो मैं वहीं नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं भी आपके साथ साथ आगे चल रहा हूँ, एंड दैट इज हाउ आई मैनेज विद इट। क्योंकि अगर मैं रुक जाऊंगा तो एक नॉस्टैल्जिया में फंस के फिर चलना मुश्किल होगा। आई लुक बैक दैट विद नॉस्टैल्जिया, लेकिन नॉस्टैल्जिया अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन नॉस्टैल्जिया में जैसे हमेशा कहता हूँ, वो रहने की जगह नहीं है। नॉस्टैल्जिया में रहिए मत, उसे देखिए, बड़ा मजा आएगा। क्या बात। टू बी इंस्पायर्ड बाय दैट नॉस्टैल्जिया। बट एक नदी है
जी जो कुछ रुकना चाहती, बेचारी। आप चल रही। One of his finest poems in this collection, which after he reads it, I'll read a few lines of translation because of the sheer strength of the imagery of his thought. And it's a river. And he has written many poems of rivers, on rivers, including when he came to Bhutan when I was ambassador. And in the course of his stay with me, he wrote several poems, including on the Thimpu river. पर ये जो कविता है, this poem, the story of a river, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ध्यान से सुनिए. It's a very sensitive poem, and the imagery, it is the river talking to you. You are not observing the river. जी आप पढ़े पेज 12. अच्छा, ये मैं रेखा भारद्वाज उनके नाम ये मंसूब की हुई है, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट जो रोजमर्रा की जिंदगी में कंटिन्यूसली उसमें रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ उस क्रिएटिविटी से गुजर रहा है. इट कैन बी एनी आर्टिस्ट. आई हैव डेडिकेटेड इट टू हर बिकॉज शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन वन डे. लेकिन वक्त रुकता नहीं, आपकी जिंदगी रुकती नहीं, चली जा रही है, चलती आ रही है, और एक क्रिएटिव शख्स को कुछ ऐसा महसूस होता है. बहरहाल देखिए, अगर नज्म वो आप तक पहुंचा सकती है. एक नदी की बात सुनी, एक शायर से पूछ रही थी, रोज किनारे दोनों हाथ पकड़ के मेरे सीधी राह चलाते हैं. उसके दो किनारे नहीं, दो किनारों ने उसे पकड़ रखा है. वो दो किनारे उसे पकड़ के सीधी राह चलाते हैं. रोज ही तो मैं नाव भर के पीठ पे लेकर कितने लोग हैं पार उतार के आती हूं. एक नदी ये पूछ रही थी, रोज मेरे सीने पे लहरें नाबालिग बच्चों के जैसे कुछ कुछ लिखती रहती हैं. क्या ऐसा हो सकता है जब कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, और मैं अपनी तह से पीठ लगा के एक शब रुकी रहूं. बस एक रात के लिए मैं पीठ लगा के, वो नदी को जस्ट इमेजिन कीजिए, वो चाहती है कि एक दिन मुझे दे दो, एक रात दे दो जब मैं रुकी रहूं और मैं ज़रा सुस्ता सकूं. क्या ऐसा हो सकता है जब कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, और मैं अपनी तह से पीठ लगा के एक शब रुकी रहूं, बस ठहरी रहूं, जैसे कविता कह लेने के बाद पड़ी रह जाती है. मैं पड़ी रहूं और रुकी रहूं. इसको मैं ट्रांसलेशन सुनाता हूँ. जी. While translating this poem, और ये वॉल्यूम ये तब लिखी हमने, गुलजार साहब मुंबई में थे और मैं पहाड़ों में भूटान में था. आधे घंटे का टाइम डिफरेंस था, तो उसको हम लोग मद्देनजर रख के शाम को कभी कभी चीयर्स करा करते थे, कीपिंग द टाइम डिफरेंस इन माइंड. ऐसे दोस्त होते हैं जो सारी पोल खोल देते हैं. And we used to, the cheers in this context, since now I'm in politics, was about poetry. और उस वक्त बात होती थी, और इसको आप ट्रांसलेट करते हुए मैं चाहूंगा कि आप देखें, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इज अ वेरी complicated business. So I have used not which but who for the river, because the river is alive. The river is not an object. That is the intent of his poem. There is the story of a river who inquired of a poet, every day my two banks hold me by my arms and make me walk a given path. And every day on my back I carry boats full of people to the other side. Every day, like adolescent children, the waves write something on my chest
Can it not be? Can it not be that someday nothing happens? Nothing at all. And I put my back to my bed and remain motionless for one evening, just still, like a poem lies inert after being read, unmoving, at rest. वाह वाह। अब ओरिजिनल सुनी, मैंने पहले तर्जुमा सुनाया था आपको। अब समझ में आई ना। बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन हुआ है जी। जब आप पहाड़ों से उतरते हैं जी तो कुछ टाइम लगता है आपको एडजस्टमेंट? यहाँ कई रोज तक वो पांव जमीन पे लगते नहीं, मैं उतरता ही रहता हूँ। ये पहाड़ से नीचे आने की बड़ी अजीब फीलिंग है। इट कम्स विद यू। और पहाड़ उठाए हुए नहीं, ऐसे लगता है आप जमीन से ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं। अब वो वक्फा कदमों में और ज़मीन में, वो रियलिटी की दुनिया में बड़ी मुश्किल से पाँव पड़ते हैं आके। जब आप पहाड़ से आते हैं, जी जाता है वहीं कहीं आसमान पे चलते रहें। तो ज़रा पेज 36 जी। ओ, ये तो वही है, ये जो मैं कह रहा था। हाँ, पहाड़ों से बिछड़ के लौटता हूँ तो कई दिन तक उतरता रहता हूँ उनसे। यही बात जो मैं कह रहा था वो बयान कर दी मैंने। पहाड़ों से बिछड़ के लौटता हूँ तो कई दिन तक उतरता रहता हूँ उनसे, खला में लटका रहता हूँ, कहीं पाँव नहीं पड़ते। बहुत सा आसमां बाहों में भर जाता है, वो नीचे नहीं आता। हवाएं फूल जाती हैं पकड़ के पसलियां मेरी, कभी रातें उठा लेती हैं बगलों से, कभी दिन ठेल देते हैं हवा में। कई दिन तक मेरे पाँव नहीं लगते ज़मीं से, मेरे पाँव नहीं लगते ज़मीं से। बहुत अच्छा, वाह। थम्पू पढ़ेंगे? हाँ? थम्पू या नहीं, जो आप पसंद करें। नहीं, वही पढ़ते। या बुड़ करता है कि नहीं? 26 पेज। जो मुझे पसंद है वो रिटर्न टू थम्पू। एक 43 वाली वो बात अच्छी है। देखिए, ट्रांसलेटर का कुछ हक बनता है। बिल्कुल आप ही का हक ये बनता है। लिखें और चॉइस मेरी हो तो फिर बैलेंस बनता है। जी हाँ। तो एक ब्यूटीफुल पोएम, पेज 128, रिटर्न टू थिम्पू, लास्ट पोएम 128। अब यहाँ देखिए, हाँ। माउंटेन क्या कह रहा है आपसे। नहीं, ये मुझे खुद बड़ी पसंद है। and this was one of my visits to Bhutan. अच्छा, मैं अंग्रेजी में बोल गया, इसकी हिंदुस्तानी आप बताएंगे? भूटान में पवन जी was our ambassador there and मुझे वहाँ जाके इनको हिज एक्सीलेंसी कह के बुलाते बड़ा मज़ा आता था। आपके सामने पवन जी क्या लेता हूँ, इजाज़त लिबर्टी ले लेता हूँ, लेकिन वो बड़ा मज़ा आता था। एंड इंडिया हाउस में रहना एंड गो अराउंड भूटान और वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के जंगल, वहाँ के पहाड़ इतने खूबसूरत। और एक दो बार जब गया तो ये तजर्बा हुआ। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने, वाह, पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था, तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। वाह, इरशाद, फिर से पढ़े। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था, तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। आओ
हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो और ऊपर आ जाओ। आओ देख से, आओ ठीक से चेहरा तो देखूं तुम कैसे लगते हो। बहुत अच्छे। जी, पहाड़ मुझसे कह रहा है, आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो ऊपर आ जाओ। आओ ठीक से चेहरा तो देखूं तुम कैसे लगते हो। क्या है, जैसे मेरी चिंटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो सब। That's the comparison हो जाता। जैसे मेरी चिंटियों को तुम पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो सब। एक ही फर्क है, मेरी कोई चिंटी जो बदन पे चढ़ जाए तो चुटकी से पकड़ के फेंक के उसको मार दिया करते हो तुम, मैं ऐसा नहीं करता। बहुत मेरे सनोबर देखो कितने ऊंचे ऊंचे कद हैं इनके, सनोबर के पेड़। पाइन्स। मेरे सनोबर देखो कितने ऊंचे ऊंचे कद हैं इनके, तुमसे 7 गुना तो होंगे, कुछ तो 10 या 12 गुना हैं। उम्रें देखो उसकी तुम कितनी बड़ी है, सदियों जिंदा रहते हैं। कह देते हो कहने को तुम, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं तुम, इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। And he continues, कह देते हो कहने को तुम, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं तुम, इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। इतना अकेला नहीं हूं मैं, तुम जितना समझते हो। इतना अकेला नहीं हूं मैं, तुम जितना समझते हो। तुम ही लोग हो भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। वाह। भरे हुए जब काफिले बादलों के जाते हैं, जफ्फियां डाल के मिलकर जाते हैं वो मुझसे। दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के विदा होते हैं। क्या बात है, वाह वाह। दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के। पहाड़ का कहना, पहाड़ का नजरिया बिल्कुल सही है कि दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के विदा होते हैं। मौसम मेरे मेहमान हैं, आते हैं तो महीनों रह कर जाते हैं, अजल अजल के रिश्ते निभाते हैं। देखता हूं कितनी छोटी छोटी उम्रों में तुम मिलते और बिछड़ते हो। ख्वाहिशें और उम्मीदों भी बस छोटी छोटी उम्रों जितनी, इसीलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये पहाड़ कह रहा है हमसे, जी, पहाड़ कह रहा है, पर हम भी कुछ चीजें ऐसी देखते हैं गुलजार साहब, हम लोग की सबके जिंदगी में कभी किसी गांव में घर पे, पुश्तैनी घर पे कुआं हुआ होगा, a well which is becoming almost extinct now. जी, Wells are being closed. Bore wells are there, tube wells are there. पर वो जो कुआं होता था कि जिसके आसपास गांव के लोग भी मिलते थे, बातचीत भी होती थी, गुफ्तगू भी होती थी, गॉसिप भी होता था, लोग सुबह जाते थे, शाम को जाते थे, वो कुएं खत्म हो रहे। उनका पानी मीठा हो ना हो, कुएं खत्म हो रहे। उस पे जब हम लोग, because this is a completely new oeuvre of poetry of Gulzar Sahab, you may not have heard. It's dealing with nature, and that's why we began with this, because it's our latest collection. इसमें जो गुलजार साहब कुआं बंद हो रहा था जी, 64, जी हाँ, क्योंकि ट्यूबवेल लगे हैं, अब ऊपर से आ जाता है पानी, है ना। आदमी आसानियां ढूंढता फिरता है, लेकिन उसमें कितना कुछ छूट जाता है उन आसानियों में। मतलब ये देखिए ना कि
कुएं में जाना, डोल डालना, उसमें से पानी निकालना। हालांकि वो डोल बजता था जब दीवार के साथ तो बड़ा खूबसूरत आवाज़ आती थी, लगता था कोई बुजुर्ग बोल रहा है अंदर से। और वो पानी के छपाके जब अंदर पड़ते थे तो घंटियां बजती थी उसमें, और वो पानी। अब वो डोल खींचना, रोज़ जाना वहाँ से, और पाइपलाइन डाल दो भाई, घर तक आ जाए पानी। वो पाइपलाइन डाल दी तो वो नल का बर्मा लगा दिया, हाथ से जो चलाते हैं, तो बर्मा। अब बर्मे में हाथ थक जाता है, तो ऊपर की टूटी लगा दो, तो वो टूटी लगा दी, है ना। ये सब किया हमने। और अब आके ये हो गया है कि नहीं यार, वो खोलने में भी मुझे दिक्कत होती है, बस हाथ रखो और पानी निकल आए। हाँ, ये सब जगह लग गया है। तो यू डू लुक बैक सम टाइम कि ये हो क्या रहा है। अच्छा वाला था, थोड़ा सा एक रिश्ता तो था, एक राब्ता था, एक रिलेशन था आपका जमीन के साथ भी, जमीन के अंदर से पानी निकालने का, वो सारा निकल गया। कुआं बंद हो रहा था, कुआं बंद हो रहा था, कुएं की सांस घुटती जा रही थी। कभी बंद होते हुए देखा है कुएं को कैसे करते हैं? उफ, उससे सलाखें डाल के और सीमेंट लगा के, किस तरह। इट्स अ प्रोसेस विच इज नॉट, इफ यू कैन थिंक कि ये कुआं जिंदा है तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो जो कुछ कुएं के साथ किया जा रहा है। कुआं बंद हो रहा था, कुएं की सांस घुटती जा रही थी, मनो मिट्टी गिराई जा चुकी थी, बहुत से तख्ते काटे जा रहे थे। क्या बात। सलाखें रख के दो जानिब, पुराना मिस्त्री तसले में सीमेंट घोल के फैला रहा था। कुआं बंद हो रहा था, कुआं बंद हो रहा था। बड़ी बेचैन थी पीपल पे उड़ती फाख्ता दिन भर। वो जो बैठी देख रही है पीपल पे, उसके किनारे पर एक पीपल है और वो फाख्ता देख रही है। बड़ी बेचैन थी पीपल पे उड़ती फाख्ता दिन भर, परों को फड़फड़ाकर उसके पानी में नहाती थी। परेशान थी, बड़ी बेचैन थी पीपल पे उड़ती फाख्ता, परेशान थी कि एक जिंदा कुएं को लोग क्यों दफना रहे हैं, एक जिंदा कुएं को क्यों लोग दफना वाह रहे हैं, वाह, बहुत अच्छा। जिंदा चीज को आप क्यों दफनाते हैं। मरी हुई कोई चीज हो तो दफनाया जाता है, लेकिन जिंदा कुएं को दफनाया जा रहा था। और एक और मंजर है ऐसे ही एक कुएं का, शायद आपको अच्छा लगे। कुएं के आसपास अब कुछ नहीं है। नेक्स्ट है। वाह, कुएं के आसपास अब कुछ नहीं है, जरा से फासले पर एक पुराना पेड़ जामुन का, अब उस पर फल नहीं आते, मगर कुछ फुंदने पत्तों के लगकर सूख जाते हैं। ऐसे पेड़ और ऐसे कुएं देखे होंगे आपने। कुएं के आसपास अब कुछ नहीं है, जरा से फासले पर एक पुराना पेड़ जामुन का, अब उस पर फल नहीं आते, कभी कुछ फुंदने पत्तों के लगकर सूख जाते हैं। कुआं भी अब उतरने लग गया है, उसका पानी धीरे धीरे, बड़ा पर्सनलाइज्ड एक्सप्रेशन है। कुआं भी अब उतरने लग गया है, कुएं की सब मुंडेरें ढह चुकी हैं, हरी काई है दीवारों पे काली पड़ रही है। कोई आता नहीं गाँव की पगडंडी से पानी खींचने अब। इमेजिन दी विलेज वेल। कोई आता नहीं। कोई आता नहीं गाँव की पगडंडी से पानी खींचने अब। डबोए कलसी पानी में उठाए, फिर डबोए कुएं में झांक कर कुछ गुनगुनाए, ये अपने अक्सी से बात कर ले। वो कह के तो गए थे फिर से लौटेंगे, मैं छोड़े कुएं की मानिंद वहीं ठहरा हुआ हूँ, उतरने लग गया हूँ, खुश होता जाता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। एक मैजिकल अर्थ करके जी, we can move on. 70। हाँ हाँ, इससे आगे निकले फिर 70। जी। ये जो कुआं है वो धरती में है, और धरती पर और उसके जादू पे ये कविता। अच्छा, ये बच्चों के लिए लेकिन बड़े बच्चों को और अच्छी लगेगी। हाँ जी, ये
these are kind of things which children can sing and enjoy and they can remember, and उनका संबंध नेचर के साथ किसी तरह से, इस ज़मीन के साथ, वो संबंध ज़मीन के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चाहता हूँ कि ये कुछ नज़में बच्चों तक आम पहुँच जाएं या पढ़ा दी जाएं या सिखा दी जाएं। Compulsory. अब बच्चों को बता रहा हूँ कि ज़मीन को जादू आता है, ज़मीन को जादू आता है, ये मेरे बाग की मट्टी में कुछ तो है, ये जादुई ज़मीन है क्या? ज़मीन को जादू आता है। अगर अमरूद बीजों में तो ये अमरूद देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है, करेला तो करेला, नींबू तो नींबू, अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा के रखे हैं मिट्टी में? वाह। ये सारे रंग ये कैसे अलग अलग कर लेती है? ये जमीन करती कैसे है? वो रंग कहाँ से निकालती है? ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोला मगर कुछ भी नहीं निकला। ज़मीन को जादू आता है, ज़मीन को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है, हवाएं खूब हिलाती हैं, ज़मीन गिरने नहीं देती उन्हें। वाह। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब डीग जाती है। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब डीग जाती है। ये कितना पानी पीती है? गटक जाती है जितना दो। इसे लोटे से या बाल्टी से दो या नल दिन भर खुला रख दो, अजब है, पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। ज़मीन को जादू आता है। ज़मीन के नीचे क्या चीनी के खाई हैं? लाइन सुनिए। ज़मीन के नीचे क्या चीनी के खाने हैं, खटाई के चढ़ाने हैं, फलों में मीठे कैसे डालती है ये ज़मीन? लाती कहाँ से है? अनारों, बेरों और आमों में, सेबों में, सभी मीठों में भी मीठे अलग हैं कि पत्ते खाओ तो फीके हैं और फल मीठे लगते हैं, कि पत्ते खाओ तो मीठे हैं, तो पत्ते खाओ तो फीके हैं और फल मीठे लगते हैं। मौसम्बी मीठी है तो नींबू खट्टा है। यकीनन जादू आता है ज़मीन को, वगरना बांस फीका, सख्त और गिट्टों में रस क्यों है? वगरना बांस फीका और गन्नों में रस क्यों है? गन्नों में रस उगते तो एक ही तरह। मेरा ख्याल है ज़मीन से अलग हो, ज़रा कहीं और आगे निकलें। मैं बल्कि इसी ये ट्रांसलेशन के जोश में आई रिमेंबर, मैंने पवन जी की एक किताब का तर्जुमा किया था, बहुत खूबसूरत। अगेन वो एक बात, ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन ये जिस वक्त मैंने युधिष्ठिर और द्रौपदी पर लिखी इनकी एक लंबी नज़्म है, बहुत लंबी नज़्म है, सोनेट्स की शक्ल में लिखी हुई, जब वो पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि इसका तर्जुमा किया जाए, इसलिए कि मुझे वो भी लगा था कि हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हाई नॉट रीड दिस लॉस्ट पैराडाइज जो पवन जी लिख चुके हैं। तो मुझे अंग्रेज़ी उतनी बोलनी नहीं आती थी जितने ये बोल लेते हैं, तो इसलिए मैंने फिर हिंदी में उसे करके कोशिश की थी। और एक अचानक ही इन्हें बस अचंभा में सरप्राइज़ दिया था कि दिल्ली में था मैं, मेरी तबीयत कुछ डेंगू हो गया था और दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। मैंने पवन जी को एक दिन उस हालत में बुलाया, मैंने कहा 10 मिनट दीजिए, किसी ज़रूरी मीटिंग से भूटान से आए थे, तो मैं 10 मिनट दीजिए। तो मैंने इन्हें नज़्म पढ़ के कुछ थोड़ी सी लाइनें पढ़ के सुनाई। एक पहला चैप्टर तो उन्हें बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी, इमेजरी तो बहुत अच्छी है।
तो फिर दूसरा पढ़ा तो तीसरे पर चौंक पड़े, आगे तो ये तो आप मेरी नज़्म पढ़ रहे हैं। That's how I translated this book of his. He translated the entire book without my knowing. And typically of him read 2 of them to me and I had no idea. और मैं उनकी नज्म की तारीफ कर रहा हूं कि क्या इमेजरी है और वो मेरी पोएट्री, और ये बिना मुस्कुराए कह रहे हैं एक और सुन ली। और फिर मैं दूसरी सुन रहा हूं, फिर सुनते सुनते मैं कह रहा हूं ये तो कहीं सुनी है। तो ये गुलजार साहब की ये मिस्चिफ रहता है। नहीं, इसका फिर हमने प्ले की शक्ल बनाई इसकी। पांसा नाम से सलीम आरिफ डायरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं थिएटर के, उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो पांसा प्ले भी हम करते हैं, दिल्ली में कर चुके हैं, किसी रोज़ बहुत जगह हो चुका, पटना, बिहार, जी हाँ, बहुत जगह, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ। जी हाँ, बस जयपुर बाकी है। जयपुर में कभी इनवाइट कर लें आप तो हम वो यहाँ भी करें। हाँ, बड़ी ख्वाहिश है वो आप लोगों को दिखाएं लाके। बहुत खूबसूरत प्ले बना है उसका, एंड इट्स अ म्यूजिकल विद लाइव म्यूजिक, कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं है, एंड इट्स इन वर्स। तो वो कभी सुनाएंगे। मुझे सिर्फ ये कि वो दास्तान शुरू कहाँ से हुई थी, मैं ज़रा सा पासिंग मार्क्स लेने के लिए सुना दूँ कि यहाँ से। पहले मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, फिर आप हिंदी पढ़। आप अंग्रेजी पढ़ के बताइए पहले। दैट वे यू। जी हाँ, मेरा ये निशान रख दीजिएगा। No, just the first sonnet of this, and I wanted to see how much better Gulzar Saab is a translator than me. आप देखेंगे The sky, ये महाभारत की एक पोजीशन है। युधिष्ठिर एंड द्रौपदी, यक्ष प्रश्न, चारों भाई आर लाइंग डेड, पांडव, सिर्फ युधिष्ठिर है, द्रौपदी दूर से देख रही है और यक्ष उनसे सवाल पूछता है। तो वो मंजर है। द पोएम बिगिंस लाइक दिस, द स्काई वॉज पेल, इट्स कलर्स ड्रेन टू एक्सेप्ट द विनैलिटी ऑफ द नाइट, द सन its molten core restrained, festered low, dimmed from sight. As darkness settled on the scene, nothing stirred in the shadowed light. The forest, unmoving, was lush and green, unusually resistant to the sun's might. In the center, an ebon dark pool, hiding its secrets like a woman shamed, still without a ripple, beyond logic or rule, invisible to the eye, from the senses estranged. Not yet dark, nor again was it bright, and now began a tale of rare insight. So this is the first line of my long poem, 14-line rhymed sonnet, and now Gulzar Saab will read his translation. जी, नहीं बस मैं ये ओपनिंग जो सोनेट है आपका सिर्फ उतना सा, लेकिन उसमें वो जो मंजर कशी है, जो सीनिक वैल्यू है, ऑन द वे ही ड्रॉज दैट कि यहाँ से एक लंबी बड़ी दास्तान शुरू होने वाली है, उसका जो फील है वो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लिखा है उन्होंने। आई फॉलोड हिज लाइन्स, और ये लिखते बहुत अच्छा हैं पवन जी, और अंग्रेज़ी में लिखते हैं, और मैं जैसे भी हिंदी में लिखता हूँ लेकिन पढ़ता अच्छा हूँ। क्या ख्याल है? जर्द था ये आसमां और रंग उतरने लग गया था। जर्द था ये आसमां और रंग उतरने लग गया था, रात की बेगैरतगी पे सब्र करने के लिए। सूरज पिघल के गल रहा था, पूरे मंजर पर अंधेरा छा रहा था, कोई जुनबिश तक नहीं थी धीमी बुझती रोशनी में। सब्ज था सरसब्ज जंगल, सह रहा था शाम के सूरज की किरणें। बीच जंगल आबनूसी रंग का एक हौज था, छुप के बैठा आबरू खोई किसी औरत की तरह। वाह!
बीच जंगल आबनूसी रंग का एक हौज था, छुप के बैठा आबरू खोई किसी औरत की मानंद, ठहरा ठहरा सा किसी चुनबिश बिना, गैर मामूली कोई एक दास्तां कहने लगा था, दास्तां कहने लगा था। अब वक्त हमारे पास कहा जा रहा है वक्त कम है, जी मैं पूछने वाला तो था। मैं दो नज़्में की आपकी गुजारिश करूंगा। एक गुलजार साहब की जो शायरी है, कविताएं हैं, उसमें जो मुझे बहुत पसंद है, रूह देखी है क्या। I think it's one of his finest poems where every word, every imagery has been chiseled. जैसे तराशते हैं ना, वो मैं मिसाल समझता हूं आज के जमाने में गुड पोएट्री की, जो राइम और मीटर में नहीं है, पर इस तरह की इमेजरी अगर वो आप पढ़े। और फिर मैं आपसे एक इसमें वो पोएम और एक आपकी आज के हालात पे कोई पोएम हो। जी जी, आज के हालात पे तो नज्म तो क्या होगी, हालात देख लीजिएगा, हमारी हालत देखिएगा, बाकी नज्म लोग कह लेंगे। जी किताबें कौन किताबें वाली लाए हैं? जी हाँ, होगी तो सही, पर वो सुनी है आपने, कितनी बार सुनी है? बहुत बार सुनी है आपने। अच्छा, वो किताब भी लेकर आए। हाँ, थैंक यू। मैं बताता हूँ। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। क्या बात, वाह। आप इसका अंग्रेजी पढ़ेंगे? नहीं, ये बहुत मुश्किल पोएम है, आप पढ़िए इसको। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। वाह। जागते जीते हुए कोहरे से लिपट कर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो, ये रूह की बात महसूस करने वाली है। या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हों टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के कभी बैन सुने हैं। रूह देखी है कभी। 14वीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, वाह। तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। बहुत अच्छा है, पर चलिए क्योंकि वक्त कम है, मेरा ख्याल है मैं वो जो बात आप बता दीजिए वो अगर कहिए तो पढ़ दें। आजकल गुलजार साहब कई कविताएं लिख रहे हैं। हम लोग सामाजिक सिचुएशन, वी डोंट यूज द वर्ड पॉलिटिकल, ऑन द सामाजिक सिचुएशन जो हो रहा है। पॉलिटिकल क्योंकि आप यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट द कैनवस ऑफ अ पोएट, और वो अपने आप में दे आर अ genre ऑफ पोएट्री बाय देमसेल्व्स। तो एक आप सुनाए, आप बताइए कौन सी पढ़ेंगे आप? वो बहुत से मसले लेकर गया था। हाँ, ये जरूर पढ़ें। हाँ, ये बहुत, इसकी आयरनी, सार्केज्म, सटायर, आई वुड लाइक यू टू। बहुत से मसले लेकर गया था मैं बड़े नेता की मीटिंग में।
जी, वो मसले मेरे आपके सबके थे। बहुत से मसले लेकर गया था मैं बड़े नेता की मीटिंग में, वही सब हल करेंगे, हमसे तो क्या होगा। हमारी चौल में पानी का प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे की फीस और दाखिले का एक मसला है, उसे दाखिल कराने के लिए फंड देना पड़ता है। ये मसले जो हम रोज देखते हैं, और कोई बहुत सीरियस मामला नहीं है, लेकिन मेरे से हल नहीं हुए। मैं चला गया बड़े नेता के पास, बहुत से मसले लेकर गया था बड़े नेता की मीटिंग में, वही सब हल करेंगे, हमसे क्या होना। हमारी चाल में पानी का प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे की फीस और दाखिले का एक मसला है, उसे दाखिल कराने के लिए फंड देना पड़ता है। हमारी औरतें डब्बे उठाए हाईवे के पार जाकर बैठती हैं, हमें तो शर्म आती है। बड़े नेता ने समझाया, करप्शन और भ्रष्टाचार से हमको ये सिस्टम साफ करना है, डेमोक्रेसी हमारी प्लास्टिक है, आर्टिकल नंबर फलाना चेंज करना है, हमें जब तक हमारे हक नहीं मिलते हमारा हाथ ना छूटे, लड़ाई लड़ते रहना है। मैं लौट आया, समझ आया नहीं कि कौन किसके मसलों को हल करेगा। ये एक बहुत छोटी सी नज़्म है नई दिल्ली पे। नई दिल्ली में वैसे तो नया कुछ भी नहीं है। नई दिल्ली में वैसे तो नया कुछ भी नहीं है, मगर हर 5 सालों में नई सरकार आती है, पुराने मसले लेकर नए मंसूबे करते हैं, म्याने खींचकर फिर से वो जंग आलूद सब कानून फिर से आजमाते हैं कि जिनसे घास कटती है न गर्दन। वो थोड़ा सा उर्दूआइश था। Taking up old issues, they announce new schemes. Unsheathe all the old laws again, to examine afresh the rusted blade, Zang Aluda, the rusted blade that can cut neither grass nor neck. ये एक आखिरी में सेल्फ मेड how much 2 minutes सेल्फ मेड 2 मिनट आदि सुना देता हूं आप। A very powerful poem is self-made, because I have never seen compressed in a few lines of a poem the entire commentary on the evolution of crime in a society. It is self-made, about a self-made man. पुनिया के एक खेत में, आखिरी नज़्म देखिए, मैं भी ध्यान से सुना दूं, आप ध्यान से सुन लीजिए ताकि फिर विदा हो। पुनिया के एक खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। साइथ दराती। पुनिया के एक खेत में उसकी माँ ने थोड़ी देर दराती रोक के उसको जन्म दिया था। मजदूरों ने बारी बारी गोद में लेकर थोड़े थोड़े पैसों से कुछ शगुन दिया था, तभी से काम पे लगा हुआ है और कमाई करता है। बड़े अच्छे लोग हैं जयपुर वाले, कितनी खूबसूरती से बात पहुंच गई बताइए, मुझे तो डर था। शुक्रिया। मजदूरों ने बारी बारी गोद में लेकर थोड़े थोड़े पैसों से कुछ शगुन दिया था, तभी से काम पे लगा हुआ है और कमाई करता है। भीख में अच्छे पैसे थे, हाथ पांव पे पट्टियां बांध के मां मंदिर के दरवाजे पर रखाती थी, बाप उठा के ले आता था, अपने दूध के पैसे रोज कमा लेता था। भीख मांग के बीड़ी पीना सीख लिया था, होटल पर बाहर वाले की चाय लेकर ट्रक वालों को जाकर देना, पैसे 2 पैसे की चोरी वहीं पे सीखी।
वाह, गिलास भी टूटे, दांत भी टूटे, तब जाकर सीखा था साबुन और मट्टी से बर्तन कैसे मांजे जाते हैं। हाथ सफाई बाद में सीखी, हाथ सफाई बाद में देखी, चोरी चकारी तो मामूली फन थे, अब हाथ सुपारी लेता है। वाह, चोरी चकारी तो मामूली फन थे, अब हाथ सुपारी लेता है। कानून के लंबे हाथों के वो नाखून काटता है, जुर्म की गंदी गलियों में उसकी दो नालियां चलती हैं। छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है, छोटा मोटा डॉन वॉन कहलाता है, सेल्फ मेड है कहता है। भूल गया ये बनने में कितने लोगों के हाथ लगे हैं। पूरे एक समाज के सिस्टम ने मिलकर ये कोशिश की, तब डॉन बने हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। Let's give him another round of applause.